हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। तो अब बच्चों यहाँ पर तीसरी आकृति, किसी भी शंकु को अगर किसी समतल के द्वारा परछेद करवा दिया जाता है, किसी एक विशेष एंगल पर परछेद जब करवाते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर एक दीर्घ वृत्त बनता है। दीर्घ वृत्त बनता है, इसको क्या कहते हैं, इलिप्स, है ना, इलिप्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ समझते हैं इलिप्स क्या होता है ना। वैसे तो याद करा दें कि आपको ये सारी बातें, जैसे एक ये हमारा कोई द्वैशंकु है और इस द्वैशंकु को हम अगर किसी तल के द्वारा, किसी समतल के द्वारा यहाँ पर हम परछेद करवाते हैं और जब सीधा परछेद कराते हैं तो आपको पता है सीधा परछेद कराने पर हमें वृत्त प्राप्त होता है ना। सीधा जब परछेद कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वृत्त प्राप्त होता है। ठीक है, इसके जो तल है, तल के बिल्कुल जस्ट 90 डिग्री पर जब परछेद कराते हैं तो वृत्त प्राप्त होता है। लेकिन अगर 90 से थोड़ा सा कम कर दें, 90 से थोड़ा कम कर दें तो यहां पर इस प्रकार से अगर इसको परछेद करवा दें तो यहां पर ये जो कोण बनता है, ये कोण 90 डिग्री से कम कर दें। यहां पर देखो ये एक कोई समतल है और ये समतल हमने ये कोण जो बना है ना, वो कितना है, 90 डिग्री से कम है, लेकिन अल्फा से ज्यादा है। मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर ये आपकी जो अंडाकार आकृति बनती है, इस अंडाकार आकृति को हम इलिप्स कहते हैं, है ना। इस अंडाकार आकृति को क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके कैसे यहां पर परिभाषित, इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा यहां पर ध्यान देने की बात है बच्चों। बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी दीर्घवृत्त को हमें परिभाषित करना है किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत, तो हमें क्या करना है, यहां पर देखो एक कोई बिंदु पता होना चाहिए, जो फिक्स पॉइंट जिसको कहते हैं, ये आपका एक फिक्स पॉइंट है और एक आपकी ये कोई फिक्स रेखा है ना। ये आपकी कोई स्थिर रेखा है, ये आपकी स्थिर रेखा है और एक आपका स्थिर बिंदु है। ठीक है, और यहां पर इस स्थिर बिंदु को इस प्रकार से, इस पर कोई एक चर बिंदु है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y, और ये चर बिंदु ऐसा चलता है, इस प्रकार से चलता है। देखो हमेशा याद रखिए इस प्रकार से चले कि इसकी स्थिर बिंदु से दूरी और इसकी इस स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात यदि समान रहता है तो ऐसे बिंदु के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, ऐसे बिंदु के बिंदु पथ को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। बच्चों जैसे जैसे ये ऐसे जाता है ना, ये वाला P बिंदु चलता जाता है इस प्रकार से, जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे इस ये दूरी और ये दूरी का अनुपात निकालते हैं तो वही अनुपात निकलता है, जो इससे इसका अनुपात है वही इससे इसका अनुपात होगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो यहां पर जो आकृति जनरेट होती है वो क्या होती है, उसी को हम कहते हैं दीर्घवृत्त कहते हैं। और वो कुछ आकृति इस प्रकार से जनरेट होती है, अंडाकार आकृति होती है। ये अंडाकार आकृति को ही हम दीर्घवृत्त कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी हम समझ सकते हैं, एक और दूसरी परिभाषा इसके अनुसार तो ठीक है कि भाई अगर एक स्थिर रेखा हो, एक स्थिर बिंदु हो और इस स्थिर बिंदु से एक चर बिंदु की दूरी और इस चर बिंदु से एक स्थिर रेखा की दूरी का अनुपात सदैव यदि समान रहता है तो ऐसे P बिंदु के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। एक तो हमारी ये परिभाषा हो गई, एक दूसरी और परिभाषा हो सकती है, ध्यान से समझना है बच्चों। यहां पर एक और दूसरी परिभाषा बताएं, इसको यहां पर रब कर लेते हैं। पहले इसी को थोड़े आगे से समझो बच्चों। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई F बिंदु है। ये क्या है, F बिंदु है। इसको स्थिर बिंदु को क्या कहते थे, याद करो, फोकस, है ना। इसको क्या कहते थे, फोकस, मतलब इसको कहते थे नाभि। और ये स्थिर रेखा है, इसको हम कहते थे, इसको क्या कहते थे, स्थिर रेखा को डायरेक्ट्रिक्स मानी नियता कहते थे। क्या कहते थे, इसको नियता कहते थे। याद करो वही सब बातें, है ना। तो यहां से इस पर जब लंब डालते हैं तो लंब हम मान लेते हैं PM है और ये स्थिर बिंदु ये PF है। P बिंदु से F की दूरी, P बिंदु से F की दूरी और P बिंदु से M की दूरी का जो अनुपात है वो आपका कैसा होना चाहिए, सदैव समान होना चाहिए। मतलब जैसे ये कहें कि ये वाला बिंदु चल के यहां पर आ जाता है, मान लो P1 हो गया
और ये बिंदु हमारा मान लो M1 हो गया, तो ये अनुपात बिल्कुल वही होना चाहिए जो यहां पर है, इससे इसका अनुपात, और ये P1 से F का अनुपात वही होगा जो आपका P1 M1 का अनुपात होगा। P1 M1 का ये वाला है ना, इससे इसका अनुपात वही होगा जो इससे इसका अनुपात है। तो हम ऐसा भी, एक और बात है, अनुपात तो बराबर होगा लेकिन ये अनुपात सदैव और सदैव 1 से छोटा होगा, ये भी आपको याद रखना है। और इसी अनुपात को हम इसकी उत्केंद्रता कहते हैं, इसी सेंट्री कहते हैं। तो याद रखिए कि इसकी उत्केंद्रता ई से डिनोट करी जाएगी और सदैव जो इसकी वैल्यू उत्केंद्रता की कितनी निकलेगी, जहां पर 1 से कम निकलेगी। मतलब इससे इसका अनुपात सदैव 1 से कम होता है, इसका इससे अनुपात वही होगा जो इससे इसका अनुपात होगा, और कितना होगा, 1 से कम होगा। यहां पर सीधी दिखाई भी दे रही है कि ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो अगर जिसका हर बड़ा होता है तो 1 से छोटी हो जाती है वो संख्या, बिल्कुल डेफिनेट बात है। तो यहां पर ये दूरी छोटी होती है, ये दूरी बड़ी होती है, इसलिए इससे जब इसका अनुपात करते हैं तो सदैव 1 से छोटा आता है। तो इस तरीके से ये P बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वह दीर्घवृत्त कहलाता है। करेक्ट है बच्चों, बात इतनी समझ में आई। इसके बाद और आगे की बात एक समझते हैं, यहां पर एक दूसरी परिभाषा भी समझ सकते हैं। ये तो आपकी पहली परिभाषा हो गई, ठीक है। एक दूसरी और परिभाषा है, यहां पर हम 2 स्थिर बिंदु लें, एक स्थिर बिंदु ये है, एक स्थिर बिंदु ये है। एक स्थिर बिंदु को हम यहां पर F1 नाम दे दें, एक स्थिर बिंदु को हम F2 नाम दे दें, और यहां पर एक चर बिंदु है, इसको चर बिंदु को हम x, y, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लें, और ये चर बिंदु है कोई P। इस चर बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरी, पहली वाली स्थिर बिंदु से दूरी इस चर बिंदु की, और इसी चर बिंदु की दूसरे वाले स्थिर बिंदु से दूरी का अगर योग किया जाए तो वही आता है जो ये बिंदु चल के मान लो यहां पर आ जाए, यही बिंदु चल के यहां पर आ जाए, तो ये बिंदु हमारा इस प्रकार से चल रहा हो कि जिसकी ये दूरी देखो, जिस इसकी इससे दूरी है उतनी ही इस बिंदु से इसकी दूरी आए, और उतनी ही इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी आए। अगर यहां से ऐसा हो रहा है कि ये दूरी और ये दूरी का योग बराबर इस दूरी और इस दूरी का योग बराबर इस दूरी और इस दूरी का योग बराबर बराबर आ रहा है, तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त कहलाएगा। यहां पर ये समझने वाली बात है बच्चों। इस तरीके से जो हमने आकृति बनाई, उनके जो आकृति बनाई है ना, इसके ऊपर कोई भी बिंदु लिया जाए तो उन बिंदु से इन दोनों फिक्स पॉइंटों की दूरियों का योग सदैव नियत रहता है। जैसे ये कहें कि ये वाला बिंदु यहां पर है तो ये दूरी प्लस ये दूरी वही होगी जो ये दूरी प्लस ये दूरी हो। अगर और कोई यहां पर बिंदु ले लिया जाए तो ये दूरी देखो यहां से यहां तक की, और ये दूरी यहां से यहां तक की, वही दूरी का योग हो जाएगा जो इससे इसकी दूरी है ना, जो ये और ये है तो वही दूरी ये प्लस ये हो जाएगी। वही दूरी अगर यहां ले लिया जाए, ये बिंदु यहां ले लिया जाए, तो इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी का योग सदैव समान रहता है। तो ऐसे दो बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है, ध्यान से समझना है, ऐसे दो फिक्स बिंदुओं से जिसकी एक चर बिंदु से दूरियों का योग सदैव रहता है, तो ऐसे चर बिंदु के पथ को, पथ मानी रास्ता को, इसी रास्ता को क्या कहते हैं, इस P बिंदु का जो बिंदु पथ होगा उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इस पथ पर कोई भी बिंदु लिया जाएगा तो इन फोकसों से, इनको क्या कहते हैं, स्तर बिंदुओं को फोकस कहते हैं, मानी नाभियां कहते हैं। इन नाभियों से इन दूरियों का योग सदैव समान आएगा। आप इस दूरी को जोड़ो, इस दूरी को जोड़ो, वही दूरी आएगी जो इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस पर नाम डाल दें, मान लेते हैं ये P1 है, ये हमारा P2 है, तो ऐसा कह सकते हैं कि PF1 प्लस PF2 बराबर वही होगा जो P1F1 प्लस P1F2
P1 F2 होगा। ये वही इन दोनों दूरियों का योग वही होगा जो इस बिंदु से दूरियों का योग होगा। मतलब ये कह सकते हैं P2 F1 प्लस P2 F2, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर ये दूरी प्लस ये दूरी, अगर ऐसा निकल रहा है तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बन रहा है उसी को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जो भी बिंदु ये दिखाई दे रहे हैं उन सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये है दीर्घवृत्त की हमारी परिभाषा। यहां पर छोटी छोटी सी कुछ बातें और समझनी है। जैसा कि हमने बताया कि ये जो स्थिर बिंदु होते हैं उन स्थिर बिंदुओं को क्या कहते हैं? उन स्थिर बिंदुओं को हम कहते हैं नाभियां। क्या कहते हैं? स्थिर बिंदुओं को नाभियां कहते हैं, है ना। स्थिर बिंदुओं को नाभियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो स्थिर बिंदु हैं F1 F2 इनको क्या कहते हैं? नाभियां कहते हैं। और खास बात ये कि इन नाभियों को मिलाने वाली रेखा, इन नाभियों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो इसका केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? इसका केंद्र कहलाएगा। ये जो आपके फोकस है ना, इनको हमने क्या कहा है? फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2, मतलब प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ऐसे भी कह सकते हो। पहला फोकस, पहले नाभि, ये पहली नाभि है, ये दूसरी नाभि है। दोनों नाभियों के बीच की दूरी का अगर मध्य बिंदु ले लिया जाए तो मध्य बिंदु जो होता है उसी को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका केंद्र, दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है? नाभियों के मध्य बिंदु को कहते हैं केंद्र। ठीक है, अच्छा भाई, अब बात करें थोड़ा और आगे बढ़ के, हम इसके मानक रूप की बात करें कि दीर्घवृत्त का मानक रूप क्या होता है। अभी फिलहाल हमने 2-3 बातें पढ़ी, ज्यादा नहीं। कौन कौन सी? फोकस क्या है ना। फोकस इसके 2 होते हैं, आपको याद रखना है। फोकस कितने होते हैं? 2। अभी आप ये कहोगे कि पहली आपने परिभाषा बताई थी उसमें तो 1 फोकस बताया था। बच्चों ऐसा नहीं है, 1 नहीं, 2 फोकस। यहां भी देखो, एक ये है, एक इधर कहीं होगा। यहां से अगर हम यहां फिक्स लाइन बना दें तो वही जो इधर के लिए कंडीशन बन रही है वही इधर के लिए कंडीशन बनेगी। तो यहां भी फोकस तो 2 होते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर 1 फोकस है। किसी भी दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और फोकस को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में उस फोकस का केंद्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, थोड़ा गौर से समझें। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, बच्चों यहां पर दीर्घवृत्त की आकृति आपने सीख ली है कि दीर्घवृत्त होता क्या है। यहां पर इसको मान लेते हैं दीर्घवृत्त का ये केंद्र है। दीर्घवृत्त का क्या है? ये केंद्र। अगर हम आपसे ये कहें कि केंद्र से एक्स अक्ष पर, मानक रूप की बात कर रहे हैं, मानक रूप की बात कर रहे हैं कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण की बात बच्चों हम लोग कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? मानक समीकरण की। ठीक है, मानक समीकरण तभी कहा जा सकता है जब इसका केंद्र हो वो कहां पर हो? केंद्र मूल बिंदु पर हो। दीर्घवृत्त का केंद्र कहां पर हो? मूल बिंदु पर हो। और एक्स अक्ष पर इसकी नाभियां हो। एक्स अक्ष पर या फिर वाई अक्ष पर भी हो सकती हैं, लेकिन अक्षों पर ही नाभियां हो, ऐसे समझो। केंद्र मूल बिंदु पर हो और अक्षों पर यदि नाभियां हो तो दीर्घवृत्त बनता है, उसको हम मानक दीर्घवृत्त कहते हैं। बात आई समझ में? दीर्घवृत्त का मानक समीकरण का मतलब क्या है? अगर उसका केंद्र मूल बिंदु पर हो और उसकी जो नाभियां हो वो कहां पर हो? या तो एक्स अक्ष पर हो या फिर वाई अक्ष पर हो। तो बच्चों अगर हम पहले ये मानते हैं कि उसकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तो यहां से इसको कह सकते हैं केंद्र, और केंद्र के निर्देशांक 0 0 होंगे क्योंकि मूल बिंदु है। और यहां से ओ बिंदु इसको नाम दे देते हैं। ओ बिंदु से यहां तक की दूरी को अगर हम एफ लिख दें, एक ये फोकस हो गया है ना, फोकस हो गया। और इस दूरी को यहां से यहां तक ओ से एफ की दूरी को हम ए ई लिख लें। क्या लिख लें इसको? ए ई। ई क्या चीज है बच्चों? ई का मतलब ध्यान से समझना है, ई का मतलब है उत्केंद्रता। अभी हमने आपको बताया था ना, पी एस बटे पी एम बराबर 1 से कम होता है इसमें, है ना। उसी की वैल्यू, ई की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी ए ई है
और कोमा, ये बाई निर्देशांक तो 0 हो गया क्योंकि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक 0 होता है, तो ओ से एफ तक की दूरी को हमने ए ही लिख लिया, है ना, एक फोकस हो गया। और बिल्कुल जस्ट उतना ही ये फोकस, पहला फोकस है, इधर की ओर जाओगे तो दूसरा फोकस मिलेगा, उतनी ही दूरी पर मिलेगा। तो यहां पर हमें लिखना है -AE,0 यहां पर लिखना है। ये आपका फोकस नंबर पहला हो गया, ये फोकस नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, यहां पर ये आपका F1 का मतलब क्या है, नाभियां, है ना, ये एक नाभि है और एक नाभि ये है। इसके बाद बच्चों यहां पर अगर हम दीर्घवृत्त बनाएं तो ऐसा बनाएंगे, देखो ध्यान से समझना है बच्चों, इस तरीके से हम दीर्घवृत्त उसको बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी अंडाकार आकृति दीर्घवृत्त की होती है। इसमें यहां पर ये एक्स अक्ष पर अधिक दिखाई दे रहा है, वाई अक्ष पर इसकी चौड़ाई कम है, तो इसको क्षैतिज दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज दीर्घवृत्त कहते हैं। जिसमें यहां पर आप देख पा रहे हो ये आपका एक्स अक्ष पर बड़ा है और ये वाई अक्ष पर छोटा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज दीर्घवृत्त कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को ए कहते हैं। टोटल दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, ए। अगर इसका नाम ए दे दें और यहां पर इसका नाम हम ए डैश दे दें तो यहां पर बच्चों याद करो ये आपकी एक्स अक्ष है और ये बड़ी अक्ष है, इसलिए इसको पूरे को ए से लेकर ए डैश तक की पूरी दूरी, ये आपकी ए डैश, ए से ए डैश तक की पूरी दूरी को हम दीर्घाक्ष कहते हैं। दीर्घाक्ष मतलब बड़ी अक्ष है ना, ये बड़ी अक्ष है, ये छोटी अक्ष है, इसलिए इसका नाम लघु अक्ष है, इसका नाम दीर्घाक्ष है। तो दीर्घाक्ष की टोटल लंबाई कितनी होती है, पहले आप समझो कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ए बिंदु तक की दूरी को ए कहते हैं। यहां से यहां तक ए है तो इसको हम A,0 लिखेंगे और यहां इसको हम 0 से इधर, चूंकि माइनस साइड में है तो इसको हम -A,0 लिखेंगे। टोटल मिला के कह सकते हैं यहां से यहां तक पूरी 2A, इधर A, तो टोटल मिला के ये पूरी दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी। कितनी लंबाई हो जाएगी, 2A हो जाएगी। अभी जैसा कि हमने बताया बच्चों कि एक यहां पर एक फिक्स रेखा होती है ना, एक फिक्स रेखा होती है, ये हमारी एक फिक्स रेखा हो गई। इस दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इसको इससे मिला लिया जाए, यहां पर देखो इसको इससे मिला लिया जाए और इस पर इससे लंब डाल दिया जाए, यहां से इस पर क्या किया जाए, लंब डाल दिया जाए। जो ये फिक्स रेखा है, इस फिक्स रेखा को क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। और याद रखना है यहां से यहां ये नियता की टोटल दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है, इसको कहते हैं A/E। मतलब इस नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर A/E होता है। यहां पर दो नियताएं होती हैं, एक इधर खींचना है, एक नियता आपकी इधर हो जाएगी, ये यहां पर खींच लेनी है। ठीक है, यहां पर इस पर यहां A डैश लिख देते हैं और इसके निर्देशांक यहां पर -A,0 यहां लिख लें। ठीक है, ये हमारी एक दूसरी नियता होती है। इस दूसरी नियता को हम लिखते हैं x बराबर -A/E लिखते हैं। ठीक है, यहां पर एक नियता ये होती है, एक नियता ये होती है। इसमें ये वही अनुपात है बच्चों, इसमें इससे अनुपात जब करते हैं मतलब PF1 और बटे में PM, यहां पर M बिंदु डाल देते हैं, बटे में PM जब करते हैं तो सदैव कितना होता है, 1 से कम होता है। कितना होता है, E के बराबर होता है, जो 1 से कम होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी लिख सकते हो, बिल्कुल अगर P बिंदु यहां डाल लें, इस पर लंब डालें और है ना, इस प्रकार कर सकते हो। तो बच्चों यहां पर इसकी नाभियां कितनी हो गई, AE, -AE,0। केंद्र इसके कितने हैं, 0,0। ठीक है, नियताओं के समीकरण लिखना है, x बराबर A/E, x बराबर -A/E लिखना है। ठीक है, और यहां से एक बात समझो कि अगर आपसे ये कहें कि दीर्घवृत्त का समीकरण आपको याद रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट याद रखिएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण, जो मानक समीकरण होता है दीर्घवृत्त का, वो मानक समीकरण क्या होता है, x² बटे में A² प्लस y² बटे में B² बराबर 1 होता है। जो A² है वो क्या है, यहां से यहां तक की दूरी A होती है, यहां से A तक की बिंदु की, O से A बिंदु की दूरी को A कहा जाता है। और ये O बिंदु से A डैश की, ये भी A है, ये माइनस दिशा में है, इसलिए इसको -A कहेंगे, इसको +A कहेंगे। टोटल दूरी अगर जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 2A दूरी हो जाएगी। ठीक है,
और इसी प्रकार ये यहां से यहां तक ये आपकी बी कहलाती है, ये यहां से यहां तक बी, और यहां से यहां ये भी आपकी बी कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं बी और यहां डाल दें बी डैश, तो बी से लेकर बी डैश तक ये लघु अक्ष हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, बी प्लस बी मतलब 2b हो जाएगी, और ये आपकी दीर्घाक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी। ठीक है, दीर्घवृत्त का ये समीकरण है। इसमें यहां पर a की वैल्यू अधिक है b से, a इज ग्रेटर देन b, यहां पर आप लिख सकते हो जो a है वो बड़ा है b से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इस वाले दीर्घवृत्त के लिए कुछ बातें आपको यहां याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें याद रखनी पड़ेंगी, आपको यहां याद रखना है कि इस दीर्घवृत्त का केंद्र कितना होता है, तो आपको याद रखना है केंद्र होता है 0,0। इसमें दूसरी बात और याद रखनी है कि इसका केंद्र 0, 0 होता है। इसके नाभियां कितनी होती हैं, नाभियां कितनी होती हैं, नाभियां 2 होती हैं, और वो उनके निर्देशांक क्या होते हैं, नाभियों के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस AE,0 होते हैं। एक नाभि होती है AE,0, दूसरी नाभि माइनस AE,0। दोनों को एक साथ लिख दें तो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस AE,0 उसकी नाभियां होती हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट यहां पर नियताएं कितनी होती हैं, देखो नियताएं 2 होती हैं, नियताएं है ना, नियताओं के समीकरण ऐसा भी पूछ सकता है ना, नियताएं या नियताओं के समीकरण, नियता के समीकरण। तो नियता के समीकरण आपको याद रखना है x बराबर प्लस माइनस a बटे ई, है ना। 2 समीकरण हैं, एक है x बराबर a बटा ई और एक है x बराबर माइनस a बटा ई। इसलिए आपको याद रखना है नियता के समीकरण क्या लिखना है, प्लस माइनस a बटा ई लिखना है। ठीक है, यहां पर इसके शीर्ष याद रखिएगा, शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष 2 होते हैं, जो a और a डैश हैं वो इसके शीर्ष हैं। तो आपको यहाँ प्लस माइनस a,0, यहां पर दोनों शीर्ष इकट्ठा, प्लस माइनस का मतलब 2 है ना, एक तो a,0 एक माइनस a,0। इसी प्रकार 2 नाभियां हैं, एक है AE,0 एक है माइनस AE,0, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर अगली बात और याद रखें कि भाई अगर दीर्घाक्ष पूछ ली जाए, दीर्घाक्ष कितना होता है, तो आपको बताना है दीर्घाक्ष बराबर होता है 2a। अगर आपसे पूछ लिया जाए लघुअक्ष कितना होता है, तो लघुअक्ष बराबर होता है 2b। लघुअक्ष बराबर कितना होता है, ये b से b डैश तक की दूरी को हम लघुअक्ष कहते हैं, a से a डैश तक की दूरी को हम दीर्घाक्ष कहते हैं। तो दीर्घाक्ष कितना हो जाएगा 2a, लघुअक्ष कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ें। इसके बाद में हमें यहां पर और कुछ बातें सीखनी है क्या, हाँ हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए कि नाभियों के बीच की दूरी अर्थात F1 F2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको यहां याद रखनी है नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी आपको याद रखना है 2AE होती है। यहां से यहां तक AE, यहां से यहां तक AE, तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2AE। नाभियों के बीच की दूरी 2AE, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में और आगे देखो, यहां पर अब नंबर 8वां डाल दें, है ना। 8वां पॉइंट और समझो, नियताओं के बीच की दूरी भी पूछी जा सकती है। तो आपको यहां लिखना है नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी। तो नियताओं के बीच की दूरी कितनी आपको लिखनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी है a बटा ई, यहां से यहां तक की दूरी है a बटा ई, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2a बटे ई हो जाएगी। ठीक है, तो नियताओं के बीच की दूरी आपको याद रखनी है 2a बटे ई होती है। नियताओं के बीच की दूरी भी आपको पता चल गई। अब यहां पर देखो बच्चों एक बात और बता दें कि उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है। उत्केंद्रता E बराबर होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। E बराबर क्या लिखना है, A और B तो आपको पता है, यहां से यहां तक ये आपका A होता है, जिसको कह सकते हैं अर्ध दीर्घाक्ष। अर्ध दीर्घाक्ष A होता है और अर्ध लघु अक्ष आधा, अर्ध मानी आधा, आधा दीर्घाक्ष A होता है।
आधा लघु अक्ष बी कहलाता है। तो यहां पर ए और बी के मान अगर रख के इसको हल कर देंगे तो इसमें उसकी उत्केंद्रता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो उत्केंद्रता ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। और इसके बाद में बच्चों और एक बात पूछी जा सकती है कि नाभिलंब जीवा क्या होती है। नाभिलंब जीवा, देखो नाभि पर जो लंबवत रेखा होती है, नाभि पर जो लंबवत रेखा होती है, एक दूसरा यहां पर फिगर बना के समझाते हैं। यहां पर देखो ये तो आपका दीर्घवृत्त हो गया है ना, ये क्या है, दीर्घवृत्त है। इसकी एक नाभि ये है, एक नाभि ये है, और नाभि पर अगर लंबवत रेखा खींची जाए, नाभि ये है, F1 मान लेते हैं, ये नाभि है, और इस पर ये लंबवत रेखा इस प्रकार खींची जाए, नाभि से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष पर लंबवत होती है वो आपकी क्या कहलाती है, नाभिलंब कहलाती है। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई अर्थात LL डैश बराबर नाभिलंब जीवा की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, जिसको हम कह सकते हैं LL डैश है, वो कितनी हो जाएगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² अपॉन a आपको याद रखनी है। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी याद रखनी है, 2b² अपॉन a, इतना आपको याद रखना है नाभिलंब जीवा की लंबाई ये है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इतनी चीजें आपको इस दीर्घवृत्त से संबंधित याद रखनी है। अगर ये दीर्घवृत्त कैसा हो, क्षैतिज दीर्घवृत्त हो, जिसका समीकरण ये होता है, देखो x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, और इसमें a बड़ा होता है b से हमेशा, क्योंकि यहां पर ये x अक्ष पर लंबा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक ये अक्ष बड़ा होता है, इसको दीर्घाक्ष कहते हैं। ये a का मान बड़ा होता है, b का मान यहां a से छोटा होता है। तो इस दीर्घवृत्त की केंद्र होते हैं 0 0, नाभियां होती हैं ±a,0, और नियता का समीकरण x बराबर ±a/e, शीर्ष a ±a,0, दीर्घाक्ष 2a, लघुअक्ष 2b, नाभियों के बीच की दूरी 2ae और नियताओं के बीच की दूरी 2a/e। उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला लगाना है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना है तो आपको 2b²/a लिखना है। ठीक है बच्चों, इतनी सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, सवाल बिल्कुल आसान। एक दूसरे टाइप के बच्चों, और यहां पर ये परवलय जो दीर्घवृत्त है वो क्षैतिज दीर्घवृत्त है। यदि इस दीर्घवृत्त को ऊर्ध्व दीर्घवृत्त बना लिया जाए, यहां पर है ना, जो आपका दीर्घाक्ष है ये वाला, वो y अक्ष पर हो जाए, ये वाला y अक्ष पर हो जाए, है ना, ये अगर y अक्ष पर हो जाए तो हमारा दीर्घवृत्त का के फॉर्मूले और नाभियां, नियताएं सब कुछ बदल जाएंगी। देखो क्या क्या बदल के यहां पर आपको बता दें कैसे कैसे बदलना है, देखो। ठीक है, इसको पहले इतना नोट कर लें, फिर दूसरे टाइप का जो दीर्घवृत्त है उसके बारे में बताएं। ठीक है, पढ़े आगे, इसको रब कर लेते हैं। दूसरे टाइप का जो दीर्घवृत्त है उसकी बात करते हैं। अब यहां पर अब ऐसे कह सकते हैं कि जो दूसरे टाइप का दीर्घवृत्त है, उस दीर्घवृत्त में a का मान छोटा हो जाएगा, b का मान बड़ा हो जाएगा, तो दीर्घवृत्त का रूप देखो कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, दीर्घवृत्त में हम ऐसे कहें कि ये हमारा, अब दीर्घवृत्त यूं ऐसे बना लें, ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और दीर्घवृत्त इस प्रकार से हो गया, मान लो, है ना, ये दीर्घवृत्त हमारा ऐसे बन गया। यहां पर ये ऊर्ध्व दीर्घवृत्त कहलाएगा। इसमें नाभियां देखो यहां पर पहुंच जाएंगी, है ना, नियताएं जो होंगी वो आपकी एक नियता यहां पर पहुंच जाएगी, है ना, और दूसरी नियता होगी वो यहां पर हो जाएगी, है ना, नियताएं ये हो जाएंगी। ये आपकी है नियता एक, ये है आपकी नियता, दो नियताएं होती है ना, दो नियताएं हो जाएंगी, दो नाभियां, एक नाभि ये मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। ठीक है, यहां पर जैसा कि पता है कि आपको नाभियां अब y अक्ष पर पहुंच गई हैं, है ना। ये दीर्घवृत्त का समीकरण आपको यही याद रखना है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, यहां पर a का मान अब छोटा हो गया है, b का मान यहां से बड़ा हो गया, a का मान छोटा, b का मान बड़ा। तो यदि यहां पर a ये है ना, ये हमारा अब छोटा हो गया है, और b का मान जो था इधर वाला ये हमारा अब बड़ा हो गया है।
ठीक है। तो यहां पर ये नाभि कितनी हो जाएगी, याद रखना है, इस नाभि को हम लिखेंगे 0,BE लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 0,BE। और यहां पर दूसरी नाभि को लिखेंगे 0,-BE लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारी जो नियता है वो नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर, पहले उसमें कितना था, x बराबर a बटा ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, b बटा ई हो जाएगा। और यहां पर इस नेता का समीकरण y बराबर -b बटा ई हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और वही पुरानी सी बात, अगर दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु ले लिया जाए तो यहां से दूरी और इससे दूरी का अनुपात, यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक की दूरी, इस P बिंदु को यहां लिख दें x, y, और यहां से इस पर लंब डाल दें, यहां पर देखो है ना, इस पर लंब डाल दें, तो इसमें क्या होता है, PF1 क्या होता है, PF1 यहां लिख देते हैं, देखो ये हमारे पास है PF1 बटे में P, इस पर यहां M नाम डाल दें तो PM बटे में PM, और ये बराबर कितना होता है, ये बराबर E के होता है, और E का मान सदैव 1 से छोटा होता है, ठीक है। PF बटे PM बराबर क्या लिखना है आपको, E लिखना है, E का मान 1 से छोटा होता है। दूसरे नंबर पर आपको यहां से देखो दूसरा पॉइंट, इसका केंद्र तो देखो मूल बिंदु पर है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये हमारा केंद्र होता है। यहां पर ये इसके शीर्ष होते हैं, देखो ये हमारे शीर्ष हो जाएंगे। इस शीर्ष को क्या कहोगे, देखो यहां से यहां तक ये 0,B कहलाएगा, इसको हम 0,-B कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा देखो ये जो लघु अक्ष था वो दीर्घाक्ष बन गया, ये हमारा दीर्घाक्ष हो जाएगा, ये हमारा लघु अक्ष हो जाएगा। तो यहां से देखो इसको हम यहां से यहां तक क्या कहेंगे, अगर a दूरी है तो इसको कहेंगे a,0, और यहां पर कहेंगे -a,0, ठीक है। तो सारी बातें देखो बदल जाएंगी, समझो। पहले केंद्र तो आपको वही लिखना है 0,0, केंद्र क्या लिखना है 0,0। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें नाभियां, तो नाभियां कितनी लिखनी है, देखो नाभियां कितनी लिखनी है, नाभियां आपको लिखनी है 0,+-BE, नाभियां लिखनी है, बिल्कुल ठीक है। शीर्ष कितने लिखने हैं, देखो शीर्ष के निर्देशांक क्या लिखोगे, शीर्ष आपको लिखना है 0,+-B लिखना है, ये इसके शीर्ष हो जाएंगे, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। इसके बाद चौथे नंबर पर बात करें नियताओं के समीकरण, देखो नियताओं के समीकरण लिखो। नियताओं के समीकरण क्या हो जाएंगे, देखो दोनों नियताओं के समीकरण लिखना है तो हमें यहां पर y बराबर +-B बटा ई लिखना है, ये नियता का समीकरण हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में यहां पर नाभियों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछी जाए, देखो नाभियों के बीच की दूरी बताओ, नाभियों के बीच की दूरी, तो नाभियों के बीच की दूरी क्या लिखनी है, देखो 2BE लिखनी है, 2BE। एक यहां से यहां तक देखो BE है, यहां से यहां तक BE है तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2BE, ठीक है बच्चों। इसके बाद नियताओं के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी बताओ, देखो चित्र से देख के बताओ। यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, B बटे E है, यहां से यहां तक कितनी है, -B बटे E है। दोनों को जोड़ो, क्योंकि माइनस तो दूरी का मतलब तो केवल ऋणात्मक दिशा बता रहा है। यहां से यहां तक B है, यहां से यहां तक B बटे E है, तो B बटे E में B बटे E जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2B बटे में E, ठीक है। नियताओं के बीच की दूरी हो गई। इसके बाद में हमसे अनुप्रस्थ अक्ष, और यहां पर देखो अनुप्रस्थ जिसको कहें दीर्घाक्ष और लघुअक्ष है ना, दीर्घाक्ष देखो कितना हो जाएगा, यहां पर आपको लिखना है दीर्घाक्ष, इसको हम नंबर डाल देते हैं 6 के बाद 7वां नंबर, ठीक है। दीर्घाक्ष कितना होगा, दीर्घाक्ष, तो दीर्घाक्ष बराबर यहां पर 2B हो जाएगा। वहां पर दीर्घाक्ष कितना था 2A, यहां पर कितना है 2B, है ना। और लघुअक्ष कितना हो जाएगा यहां पर बताओ, लघुअक्ष यहां पर 8वां नंबर समझो, लघु अक्ष,
लघु अक्ष को हम 2a लिखेंगे, है ना, ये 2a है, यहां से यहां तक ये 2a लघु अक्ष कहलाएगा। दीर्घाक्ष 2b हो गया, लघु अक्ष 2a हो गया। इसके बाद में देखो और बात समझो, लघु अक्ष हो गया, दीर्घाक्ष हो गया। उत्केंद्रता निकालने के लिए भी फॉर्मूला देखो बदल जाएगा। E बराबर हमने उसमें बताया था √1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, लेकिन अब क्या लिखना है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिखना है ना। वहां पर √1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर था, अब की बार ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई लिखना है। नाभिलंब जीवा की लंबाई को आपको लिखना है, देखो वहां पर क्या था, 2b स्क्वायर बटे ए था, अब की बार यहां पर क्या लिखना है, 2a स्क्वायर बटे b लिखना है। तो बच्चों यहां पर a और b में यहां हर जगह पर चेंज हुआ है ना, जो a था वो b हो गया, b था वो a हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये इतने फॉर्मूलों की, अगर आपको यहां पर ऐसा दिखाई दे कि a का मान छोटा है, b का मान बड़ा है, तो ये समझो ऊर्ध्व, ये आपका दीर्घवृत्त है, ऊर्ध्वाधर दीर्घावयु है आपका, सॉरी दीर्घवृत्त है। तो अगर ये आपका दीर्घवृत्त ऊर्ध्वाधर है तो आपको ये सारे फॉर्मूले लगाने हैं, है ना। इसकी नाभियां भी पलट जाएंगी, केंद्र तो सेम है, केंद्र तो उसके और इसके सेम है, नाभियां पलट जाएंगी, शीर्ष नियता सब कुछ पलट जाएगा, ए की जगह बी की जगह ए, ठीक है। तो ये सब कुछ बच्चों आपको यहां पर अब एक्सरसाइज में सारे जो प्रश्न मिलते हैं ना, इन्हीं पर आधारित होते हैं। बहुत सरल आसान से प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न करेंगे। देखो यहां पर स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, इसको रब कर लेते हैं, अब कुछ प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। देखो तो आइए बच्चों एक पहला प्रश्न देखते हैं। यहां पर लिखता है दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घवृत्त दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां और उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई बताइए। यहां पर सभी पूछ दिया गया, कुछ रहा ही नहीं। ये हमारा है दीर्घवृत्त, इसमें नाभियां हमसे पूछ दी गई हैं, नाभियों के क्या निर्देशांक हैं, शीर्षों के क्या निर्देशांक हैं, दीर्घाक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां कितनी होती हैं ये आपको बताना है, उसकी उत्कीर्णता बतानी है, और साथ साथ में नाभिलंब जीवा की लंबाई को भी ज्ञात करके बता देना है। सिंपल सा काम है, यहां पर समझते हैं बड़े आराम से। आपको ऐसा यहां से देखने में ये प्रतीत हो रहा होगा कि भाई प्रश्न को देखने में सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रश्न हमारा क्षैतिज दीर्घवृत्त है। क्यों क्षैतिज दीर्घवृत्त क्यों है? क्योंकि यहां पर a की वैल्यू ज्यादा है, b की वैल्यू कम है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से अगर इसकी तुलना कर दें तो तुलना करने से हमें a और b के जो वैल्यूज निकलेगी वो देखो, a की वैल्यू यहां पर a स्क्वायर की पहले 36 निकालो तो यहां से a की वैल्यू 6 मिल जाएगी, और इसी प्रकार b स्क्वायर की वैल्यू 16 और यहां से b की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। ठीक है, तुलना करते देखो a स्क्वायर बराबर 36 और यहां से बी स्क्वायर बराबर 16, ए स्क्वायर बराबर 36 तो ए बराबर 6 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 16 तो बी का मान 4 हो जाएगा। अब यहां से आप कह सकते हो कि ये हमारा क्षैतिज दीर्घवृत्त है, और इस क्षैतिज दीर्घवृत्त की जो नाभियां होती हैं वो कितनी होती हैं? नाभियां बच्चों होती हैं ए कॉमा 0। यहां पर अभी ई हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हमें ई निकालना पड़ेगा। ई मानी यहां पर पूछी भी गई है, देखो ई मानी उत्केंद्रता हमसे पूछी गई है, तो पहला काम करते हैं उसकी उत्केंद्रता निकालते हैं। उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला पहले टाइप में जो आपका दीर्घवृत्त होता है उसकी उत्केंद्रता कितनी होती है, E बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है कि नहीं? दूसरे टाइप का होता है उसमें ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होती है। जो ऊर्ध्व दीर्घवृत्त होता है उसमें 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिखते हैं, क्षैतिज वाले में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां से ई की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां लिखेंगे 16 और बटे में ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे 36। ठीक है, यहां से और आगे बढ़ते हुए हम चलो यहां लिख देते हैं, एक स्टेप चाहो तो यहां कर सकते हो। देखो 4 से डिवाइड करो, 4 चौको 16, 4 निम 36 और ये 9 एकम 9 में से 4 घटाओ तो 5 √5 बटे में 9 का वर्गमूल 3। यहां से देखो इसकी उत्केंद्रता हमने निकाल ली, उत्केंद्रता E बराबर √5 बटे 3 हमें यहां से मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? E बराबर √5 बटे 3। करेक्ट है बच्चों?
उत्केंद्रता हमें मिल गई। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें यहां पर नाभियां सीधी सीधी निकाल देनी है। नाभियां कितनी होती हैं, नाभियां ये आपका क्षैतिज दीर्घवृत्त है, इसकी नाभियां होती हैं प्लस माइनस ए,0 होती हैं। तो यहां से देखिए प्लस माइनस ए की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, ए की वैल्यू 6 रखनी है, इंटू ई हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है, √5/3 निकाला है, कॉमा 0 लिखना है। बस ये हमारे पास देखो इसकी नाभियां आ जाएंगी। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6 2 बार, तो प्लस माइनस 2 √5,0 लिखना है। ये इस दीर्घवृत्त की नाभियां हो जाएगा। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, नाभियां निकल के आई। नाभियों के बाद अब शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं। शीर्ष बताना है। शीर्ष बच्चों यहां पर बताओ, जिस अवयव की बात चल रही है, पहले टाइप का अवयव है, उसमें शीर्ष कितने होते हैं, a,0 प्लस माइनस a,0 होते हैं। a,0 इसके शीर्ष होते हैं। यहां पर a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, a बराबर 6 है, तो आपको शीर्ष लिखना है प्लस माइनस 6,0। ये इसके शीर्ष हो जाएंगे। करेक्ट है बच्चों। शीर्ष के बाद तीसरे नंबर पे यहां पर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष पूछा गया है, तो आपको यहां पहले दीर्घ अक्ष लिखना है। दीर्घ अक्ष जो होता है वो 2a होता है ना, पहले टाइप का दीर्घवृत्त है, इसलिए दीर्घाक्ष कितना होता है, 2a होता है। 2 इंटू ए की वैल्यू हमने 6 निकाली है, तो 6 का 2 में गुणा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से दीर्घाक्ष की लंबाई 12 इकाई हो जाएगी। लघु अक्ष भी पूछी गई है, लघु अक्ष की लंबाई यहां पर पूछी गई है, तो लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है। कितनी होती है, 2b। 2 इंटू बी की वैल्यू यहां से हमने तो 4 निकाली है, तो 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8। ठीक है, लघु अक्ष 8 निकलेगा। ठीक है, 8 इकाई। और इसके बाद में उत्केंद्रता हमने निकाल रखी है। नाभिलंब जीवा की लंबाई और निकालनी है। क्या निकालना है यहां पर, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² होती है। 2 इंटू b² की वैल्यू रखनी है, b² की वैल्यू 16 रखनी है, और बटे में a की वैल्यू हमें 6 रखनी है। और यहां से 2 से इसको 3 बार डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 16/3 इकाई। ये नाभिलंब जीवा की लंबाई निकल के आएगी। करेक्ट बच्चों। तो जो बातें हमसे पूछी गई थी सारी बातें यहां पर फाइंड आउट हो गई हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। एक और प्रश्न यहां पर इसी टाइप का ले लेते हैं, जिसमें एक बदल के लेंगे। ऐसा प्रश्न जिसमें यहां पर देखो a बड़ा था, b छोटा था, तो आपकी बार बदल के ऐसा ले लेते हैं, यहां पर a का मान छोटा कर दे, b का मान बड़ा कर दे। ठीक है, इसको पहले इतना नोट करें, फिर इसके बाद में यही सब कुछ, यही बिल्कुल यही प्रश्न बन जाएगा। केवल हमें ये दीर्घवृत्त का समीकरण बदल के लिख देना है। यहां पर इस दीर्घवृत्त के समीकरण को अगर ऐसे बदल दें कि ये हमारे पास, इसको लिख दें x² प्लस y² यहां चलो 25 लिख देते हैं। ठीक है, इस दीर्घवृत्त में नाभियां, शीर्ष, यही सब कुछ पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर प्रश्न को देखते ही आप कह सकते हो कि ये आपका ऊर्ध्व क्या है, ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है ना। ये ऐसे खड़े खड़े में बनेगा, ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है, मतलब दूसरे टाइप का है, पहले टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का है। 2 टाइप बताई ना हमने आपको, यहां पर दूसरे प्रकार का ये दीर्घवृत्त है, जिसका समीकरण दिया गया है x² प्लस y² 25 बराबर में 1। अगर हम तुलना कर दें x² में a² प्लस y² b² बराबर 1 से, यहां पर तुलना करके a और b के मान ज्ञात करें, तो यहां से a² की वैल्यू 16 मिल रही है, 4 है ना। a² की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4, और यहां से b² की वैल्यू है वो 25 मिल रही है। तो a² का मान अगर 4 है तो a बराबर हो जाएगा 2, और b² का मान अगर 25 है तो b बराबर हो जाएगा 5। ए और बी के मान यहां पर हमें मिले। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके बाद अब हमारे पास यहां पर नाभियों के निर्देशांक बताओ, है ना, शीर्ष के निर्देशांक बताओ, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, सब कुछ पूछा है। तो जैसा कि हमने बताया कि नाभियां हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें इसेंट्रिसिटी पता हो जाए, ई का मान पता हो जाए। तो पहले हमें इसकी उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया ऊर्ध्व अवयव है ना, तो ऊर्ध्व अवयव की ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। ऊर्ध्व दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता होती है √1 माइनस a² b² होती है। याद करो, अभी यही तो बात बताई है ना, उलट जाती है, a के जगह b, b के जगह।
तो इस तरीके से इसकी उत्केंद्रता यहां पर हमें मिलेगी 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू तो 4 रखनी है, बटे में बी स्क्वायर की वैल्यू 25 रखनी है। 25 से कम 25 में से 4 घटाओ तो 21 बचेगा, अंडर रूट 21 बटे में 5 का 25 का वर्गमूल 5 रखें। तो इस तरीके से उसकी उत्केंद्रता हमें अंडर रूट 21 बटे 5 मिल रही है। ठीक है बच्चों, ये हमें उसकी उत्केंद्रता मिल गई। अब उत्केंद्रता के बाद आगे बात करते हैं, ये सब कुछ जो हमसे पूछा गया था सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं नाभियों की, है ना। नाभियां क्या होती हैं? दूसरे टाइप का, जैसा कि हमने बताया दूसरे टाइप का दीर्घवृत्त है, तो उसमें जो नाभियां होती हैं कितनी होती हैं? 0, प्लस माइनस बीई होती हैं, याद करो, यही तो बात बताई थी। तो बच्चों यहां से सीधी सीधी है 0, प्लस माइनस बीई। बी की वैल्यू बताओ कितनी है? बी की वैल्यू हमें 5 रखनी है और ई की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है अंडर रूट 21 बटे 5। अंडर रूट 21 बटे 5 निकाली है, तो 5 से 5 ये कैंसिल आउट करके हम यहां से उसकी नाभियां कह सकते हैं 0, प्लस माइनस अंडर रूट 21, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी नाभियां हो गई। इसके बाद नाभियों के बाद दूसरी बात करते हैं, शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो यहां पर शीर्ष भी याद करना है। शीर्ष क्या होते हैं? 0, प्लस माइनस बी होते हैं। कितने होते हैं शीर्ष? 0, प्लस माइनस बी होते हैं। तो यहां पर शीर्ष 0, प्लस माइनस बी और बी की वैल्यू है 5। ठीक है, ये हमारे शीर्ष हो जाएंगे। शीर्ष के बाद बात करें दीर्घाक्ष की बात करो तो दीर्घाक्ष देखो कितना हो जाएगा? दीर्घाक्ष बराबर, यहां पर हमें पता है दीर्घाक्ष होता है 2b, है ना, लघुअक्ष होता है 2a। तो दीर्घाक्ष बराबर 2 इंटू बी, और बी की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 5 रखनी है। 5 दूनी 10, दीर्घाक्ष की लंबाई 10 इकाई निकलेगी। और लघुअक्ष बराबर होता है, लघुअक्ष बराबर होता है कितना? 2a, इसमें 2a होता है। तो यहां से 2 इंटू ए की वैल्यू यहां पर कितनी रखनी है? 2। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लघुअक्ष की लंबाई 4 हो जाएगी, दीर्घाक्ष की लंबाई 25 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? इसके बाद उत्केंद्रता हमने ज्ञात कर ली है। तो नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा की लंबाई और ज्ञात करनी है। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 2a स्क्वायर बटे बी लिखना है ना, 2a स्क्वायर बटे बी लिखना है। ठीक है, वैसे कितनी होती है? पहले टाइप वाले की कितनी होती है? 2b स्क्वायर बटे ए होती है। तो यहां पर 2a स्क्वायर बटे बी लिखनी है। 2a स्क्वायर देखो a स्क्वायर की वैल्यू 4 बटे में b की वैल्यू कितनी रखनी है? 5। तो यहां से 4 दूनी 8 बटे 5 उसकी नाभि लंब जीवा की लंबाई निकल के आएगी। करेक्ट है बच्चों? तो ये सब कुछ हमसे पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि हमने बताया कि बिल्कुल बच्चों सिंपल सी बातें हैं। केवल और केवल आपको अच्छे से बेसिक समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर किस टाइप का परवलय है, सॉरी दीर्घवृत्त है ना। ये सारे कॉनिक सेक्शन वाले सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ बवाल वाले नहीं है कि बहुत ज्यादा पेज भरते ही हों, 2-3 पेजों में आ रहे हों, लंबे चौड़े सवाल हों, नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं। केवल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्लास 11 में तो आना ही आना है ना। अगर आप एनडीए जेई कुछ एग्जाम देते हो आगे की, तो वहां भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से कवर तो करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर अगर दीर्घवृत्त के समीकरण अब पूछे जाए, जबकि नाभियां दी जाएं, शीर्ष दिए जाएंगे, नाभि लंब जीवा की लंबाई दी जाएगी, ऐसे कुछ बातें दी जाएंगी, उनकी मदद से हम दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इस टाइप के भी कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो यहां पर बच्चों देखते हैं दूसरे वाले इस प्रश्न में कहता है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। क्या कहता है? दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं +-5,0 और उसकी नाभियां दी गई हैं +-4,0। ये इसके शीर्ष और नाभियां दी गई हैं। इनकी मदद से पहले हमें ये पहचानना है कि दीर्घवृत्त हमारा पहले टाइप का है, मतलब क्षैतिज दीर्घवृत्त है या हमारा ऊर्ध्व दीर्घवृत्त है। मतलब यहां पर ए की वैल्यू बड़ी है या फिर बी की वैल्यू बड़ी है, ये हमें पहले पहचानना है। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो शीर्ष दिखाई दे रहे हैं वो है ए, किस टाइप के हैं शीर्ष? +-a,0। यहां पर देखो जिसके शीर्ष +-a,0 होते हैं वो आपका एक्स अक्ष पर दीर्घाक्ष होता है। इसका दीर्घाक्ष कहां होता है? एक्स अक्ष पर होता है। तो कह सकते हैं यहां पर ऐसा दीर्घवृत्त है जिसमें a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें दो बातें दी गई हैं, उन दोनों की मदद से हम
यहां पर कह सकते हैं शीर्ष, इस दीर्घवृत्त के शीर्ष होते हैं प्लस माइनस a,0 और जो कि हमें दिए गए हैं कितने, प्लस माइनस 5,0 दिए गए हैं। और यहां से अगर हम इसकी तुलना करें तो तुलना से हमें यहां से देखो a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5, है ना। 5, a बराबर कितना हो जाएगा, 5। और यहां पर देखो a की वैल्यू हमें 5 मिल गई। इसके बाद यहां पर दूसरी बात और दी गई है जो कि है नाभियां। यहां पर नाभियां जो दी गई हैं, नाभियां कितनी होती हैं, ये होती हैं प्लस माइनस a,0 होती हैं। और ये प्लस माइनस a,0 बराबर हमें दिया गया है प्लस माइनस 4,0 दिया गया है। यहां पर आप ध्यान से समझ सकते हो, ये हमारी अगर तुलना कर दी जाए तो a की वैल्यू यहां से 4 मिल जाएगी, है ना। और a बराबर 5 हमने निकाला है, वो आप यहां रख दें। a का मान रखने पर, a का मान अगर यहां पर रख दिया जाए तो यहां से अब हमें e का मान मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, a के जगह पर रख देते हैं 5 इंटू में e का मान ज्ञात करना है, बराबर में यहां रख दें 4, तो e बराबर हमारा हो जाएगा 4/5। बच्चों ये इतनी बात समझ में आई। अगर हमने e का मान निकाल लिया तो अब e की मदद से हम b का मान निकालेंगे। हमें a और b का मान अगर पता चल जाए तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। अगर a और b का मान पता नहीं है, क्योंकि दीर्घवृत्त के समीकरण में होता क्या है, देखो x² प्लस y² बराबर 1, ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। इसमें a और b के मानों की ही तो जरूरत होती है। जबकि a का मान हमारे पास यहां से 5 निकला हुआ है, b का मान और ज्ञात करना है, उसके लिए हमें उत्केंद्रता हमने निकाल ली है। अब इस उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले में E बराबर रखेंगे 1 माइनस b²/a²। याद करो, यहां पर हमने आपको बताया था कि अगर हमारा क्षैतिज, इसमें a बड़ा हो b छोटा हो, मतलब ये हमारा दीर्घाक्ष x अक्ष पर अगर होता है तो उसकी उत्केंद्रता इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करी जाती है ना। तो यहां पर E बराबर होता है √1 माइनस b²/a²। b का तो मान हमें ज्ञात करना है, और यहां पर a का मान प्रश्न में यहां से देखो 5 दिया गया है, ठीक है। e का मान हमने 4/5 निकाला है, इसको भी रख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें, यहां पर लिख देते हैं वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो यहां पर 4 चौको 16 बटे में कितना, 25 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ। यहां पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस b² बटे में क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। 5 का स्क्वायर है ना, ये है a का मान कितना है 5, और 5 का स्क्वायर लिखो तो 5 का स्क्वायर क्या लिखना है, 25। करेक्ट है इतनी बात। अच्छा भाई, अब इसकी मदद से हम b का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहले b का मान ज्ञात करें और फिर दीर्घवृत्त के समीकरण में a और b के मान रख दें तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए, ये b²/25 इधर ले आओ तो b²/25 हो जाएगा प्लस में, बराबर में 1 माइनस का हो जाएगा 16/25, ठीक है। b²/25 बराबर में ये 16 एकम 16 में से 9 घटा 16 में, सॉरी 25 एकम 25 में से 16 घटाओ तो 9/25 मिलेगा, और ये 25 से 25 कैंसिल कर दें तो b² की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। b² की वैल्यू 9 हो गई। अब यहां पर हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, देखो x² बटे में a² प्लस y² बटे में b² बराबर 1, ठीक है। यहां से x² बटे में a² का तो मान देखो यहां से लिखना पड़ेगा, a का मान है 5 और यहां 5 का कर दें स्क्वायर प्लस y² बटे b² का डायरेक्ट पूरा मान 9 लिखना है, बराबर में 1। बस आंसर हमें देखो यहां से मिलेगा x² बटे में 25 प्लस y² बटे में 9 बराबर 1। यही हमारा दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण है। क्लियर है बच्चों बात। तो हमें यहां पर नाभियां दी गई थी और ये शीर्ष और नाभियां दोनों चीजें दी गई थी। इनकी मदद से हमने a और b के मान निकाले और a और b के मान हमने यहां दीर्घवृत्त के समीकरण में पुटअप कर दिए तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण मिल गया, ठीक है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यहां देखो थोड़ी सी बदल दें, इस प्रश्न को बदल दें। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण पूछा जाए जिसके शीर्ष यहां से इस प्रकार से दे, जैसे शीर्ष बदल जाए, ये हमारी जो शीर्ष है ना, ये ऐसे शीर्ष हो जाए 0, ±13 है, और ये नाभियां भी बदल दें, नाभियां भी इस प्रकार से हो जाए 0, ±5,
0,±5। ठीक है, शीर्ष ये नाभियां ये अगर ऐसी हो जाएं तो दीर्घवृत्त का समीकरण देखो अब कैसे ज्ञात करोगे, दूसरा प्रश्न बन गया। थोड़ा यहां से आप समझ सकते हो कि जो शीर्ष हमने बदल दिए, जब हमने शीर्ष बदल दिए तो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ये ऊर्ध्व दीर्घवृत्त हो गया है ना। यहां पर जिसका जो दीर्घाक्ष है वो बाई पर पहुंच गया, बाई अक्ष पर पहुंच गया है। दीर्घाक्ष कहां पहुंच गया है, बाई अक्ष पर। देखो जो बाई अक्ष पर बिंदु होता है वहां पर ही एक्स निर्देशांक शून्य होता है। देखो एक्स निर्देशांक शून्य है, इसका मतलब ये बाई अक्ष पर तो है, शीर्ष इसका बाई अक्ष पर बनाना है। ठीक है, और नाभियां भी बाई अक्ष पर ही हैं क्योंकि एक्स निर्देशांक शून्य है। तो आप यहां पर लिख सकते हो दीर्घवृत्त की शीर्ष कितने दिए गए हैं, देखो शीर्ष दिए गए हैं 0,±13 है, और ये बराबर होता कितना है, शीर्ष कितना होता है 0,±b होता है। यहां से अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो तुलना करने से हमें यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी, b बराबर 13 है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये नाभियां जो दी गई हैं, देखो नाभियां कितनी होती हैं, देखो यहां पर जैसा कि बताया नाभियां बाई अक्ष पर हैं, और बाई अक्ष पर जब नाभियां होती हैं तो नाभियां लिखते हैं हम 0,±be लिखते हैं, है ना। ये बराबर दी गई हैं 0,±5 दी गई हैं। तो इससे भी हमें क्या करना है, से तुलना करो अगर, तो तुलना से हमें क्या मिल जाएगा, से तुलना करने पर यहां से हमें देखो बीई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 5। अब बी का मान यहां रख दे तो ई का मान मिल जाएगा, बी बराबर 13 रखने पर, अगर b का मान 13 रखें तो यहां से देखो 13 इंटू में e बराबर में हो जाएगा 5, और e बराबर हो जाएगा 5/13। हमने उत्केंद्रता निकाल ली, बिल्कुल सेम काम है, बिल्कुल एकदम सेम है ना। उत्केंद्रता निकाल ली। अब उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले में मान लिख दो, तो उत्केंद्रता होता है बराबर में √1 माइनस, अब क्या होता है b²/a² नहीं करना है, क्या करना है a²/b² करना है। ठीक है, यहां से उत्केंद्रता हमारी है 5/13। इधर अंडर खत्म करना चाहो तो इधर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बराबर 1 माइनस अंडर खत्म हो गया, a² हमें ज्ञात करना है, जबकि b² का मान यहां से देखो 13 दिया गया है, तो 13 का लिख दें स्क्वायर। ठीक है, अब और आगे बढ़ जाओ, ये a²/13 का स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस का है ना, इधर ले आओगे तो a²/13 का स्क्वायर 169 लिखना है, बराबर यहां से 1 माइनस 25/5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169। तो ये हो जाएगा a²/169 बराबर में 169 एलसीएम आ जाएगा, तो आपको यहां पर 169 माइनस 25 लिखना है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a² बराबर यहां से 144 मिलेगा। ठीक है, अब ये हमें दोनों बातें मिल गई ना, b का a का मान मिल जाए तो दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x²/a² प्लस y²/b² बराबर में 1 होता है ना। x²/a² का मतलब कितना लिखना है, 144 लिखना है, प्लस यहाँ y²/b², b की वैल्यू 13 है तो यहां पर 13 का स्क्वायर लिखना है, बराबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा, x²/144 प्लस में यहां से y²/13 का स्क्वायर 169 बराबर में 0। ये है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों टाइप के आपके परवलय हो गए, सॉरी दीर्घवृत्त हो गए, जिसमें दीर्घाक्ष पर अगर नाभियां होती हैं, शीर्ष दीर्घाक्ष पर होते हैं तो a बड़ा होता है, b छोटा होता है, जबकि यहां पर ये इस प्रश्न में शीर्ष हमारे बाई अक्ष पर हैं, नाभियां भी बाई अक्ष पर हैं, तो ये ऊर्ध्व दीर्घवृत्त हो गया। और इस ऊर्ध्व दीर्घवृत्त में a का मान छोटा होता है, b का मान बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां भी आप देख रहे हो a का मान छोटा है, b का मान बड़ा है ना। ये a² है, ये b² है, तो a² का मान छोटा है, b² का मान बड़ा है। करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज होगी 11.3। ठीक है, तो बच्चों 11.3 एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हम
सैटरडे वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना, सैटरडे वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको सैटरडे वाली वीडियो में ये सब कुछ कंप्लीट देख लेना है। बाकी आप ये सब कुछ जो बताया ना, इसकी मदद से आप करना चाहो तो पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हो, बस इसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या मन में कतई ना समझें, एकदम आराम से करें। और बाय द वे अगर कोई समस्या लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करो और उस वीडियो पर जाओ जहां पर सभी प्रश्नों के हल दिए गए हैं, पूरी एक्सरसाइज 11.3 के सभी प्रश्नों के हल वहां पर दिए गए हैं, तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।